साहूकार जी, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। हमें गांव में कोई भी काम नहीं दे रहा। हमें कुछ तो दे दीजिए ताकि हम दोनों अपने पेट की आग को शांत कर सके। ये सुनकर साहूकार रतन हंस पड़ा और बोला, अरे भैया, किस मुंह से कर्ज मांग रहा है हरिया? कभी सोचा है कर्ज लेकर चुकाएगा कैसे? हम आपकी एक एक पाई चुका कर देंगे साहूकार। हम दूसरे गांव में जाएंगे और वहाँ खेत में काम करेंगे। ओहो, क्या भरोसा तुम दोनों कर्ज लेकर गांव छोड़कर भाग गए तो? हाँ, ऐसा मत कहिए साहूकार जी। हमारी इसी गांव में झोपड़ी है, वही हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर साहूकार क्रोधित हो गया। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तेरी इस गांव में झोपड़ी नहीं हवेली खड़ी है। और सुन, तुझे और तेरी पत्नी को कर्ज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, भीख मांग सकते हो। इतना कहकर साहूकार ने एक सिक्का निकाला और उनके मुंह पर फेंक दिया। फिर हंसते हुए बोला, ये ले। ए भैया, भीख में एक ही सिक्का मिलता है, उठाओ और दफा हो जाओ। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला गया। हरिया और बिंदिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिया जैसे ही सिक्का उठाने वाला हुआ, बिंदिया बोल पड़ी, क्या कर रहे हो तुम? क्या इतना अपमान सहने के बाद भी इसे उठाओगे? मुझे अपनी चिंता नहीं है बिंदिया, लेकिन इस सिक्के से तुम्हारी भूख मिट सकती है क्या? मैं भूखी मरना पसंद करूंगी, लेकिन इस अपमान भरे सिक्के से कुछ भी खरीदना पसंद नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ। बिंदिया हरिया का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर ले गई। कुछ देर बाद दोनों अपनी झोपड़ी में बैठे थे। इतना अपमान होगा, ऐसी कल्पना मैंने कभी अपने जीवन में नहीं की थी। बिंदिया की बात सुनकर हरिया रोने लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बिंदिया, सारी गलती मेरी है। आखिर मुझसे विवाह करके तुम्हें मिला ही क्या? गरीबी, भूखमरी। मन छोटा मत करो, हमारा समय एक दिन जरूर बदलेगा। गांव वाले हमें काम नहीं देंगे, साहूकार हमें कर्ज नहीं देगा, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। चलो जंगल चलते हैं, वहाँ कुछ जंगली फल खाकर ही अपने पेट की आग बुझा लेंगे। हरिया अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में काफी दूर जाने के बाद हरिया को एक वृक्ष नजर आया जिसमें ताजे फल लटक रहे थे। ए बिंदिया, देखो, इस वृक्ष में ताजे फल हैं, इन्हें तोड़ लेता हूँ। हरिया तुरंत फलों को तोड़ने लगा। देखो देखो, सामने तालाब है, वहाँ बैठकर फल खाते हैं और तालाब का ठंडा पानी पीते हैं। चलो चलो चलो। हरिया फल लेकर अपनी पत्नी के साथ तालाब के पास चला गया। जैसे ही बिंदिया फल खाने वाली थी, तभी उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। बिंदिया चौंक गई। तुमने आवाज सुनी? हाँ, सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, लेकिन यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। हमें आवाज की दिशा में जाना चाहिए, क्या पता कोई बच्चा मुसीबत में हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। वो दोनों फल वहीं छोड़कर आवाज की दिशा में चल दिए। कुछ दूर जाकर उन्हें एक 5 वर्षीय बच्चा नजर आया जो बुरी तरह से रो रहा था। हरिया तुरंत बच्चे के पास चला गया। अरे बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है बेटा? लेकिन बच्चा हरिया को ऐसे देखने लगा मानो वो कुछ जानता ही नहीं हो। लगता है ये बहुत घबराया हुआ है। हाँ बिंदिया, घबराया हुआ तो है, लेकिन 5 वर्ष के बच्चे तो बोलने लगते हैं। इससे इसकी माँ और पिता का नाम तो पूछो। हरिया बच्चे से पूछता रहा, लेकिन बच्चा दोबारा रोने लगा मानो उसे कुछ भी याद न हो। ये तो कुछ भी नहीं बता रहा। ओहो, चिंता मत करो। देखो, तुम बच्चे का ध्यान रखो,
मैं इधर उधर देख कर आता हूँ। हो सकता है कि इसके माँ बाप आसपास ही हो, ढूंढ रहे हो इसको। ठीक है, मैं आता हूँ। हरिया वहाँ से चला गया और बहुत देर के बाद वापस आया। हाँ बिंदिया, बड़ी विचित्र बात है, मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब क्या करें? अब क्या करें? अगर इस बच्चे को जंगल में छोड़ेंगे तो शाम तक किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएगा। इस बच्चे की जान खतरे में है। एक काम करते हैं, इसे अपने घर ले चलते हैं। हरिया और बिंदिया उस बच्चे को अपनी झोपड़ी ले आए। कुछ देर बाद वो बच्चा सो गया तो बिंदिया अपने पति हरिया से बोली, अब आगे क्या करना है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बिंदिया। हम दोनों पति पत्नी तो स्वयं बेरोजगार हैं। अब इस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? बिंदिया सोते हुए बच्चे को देखने लगी और बोली, अगर भगवान ने इसे हमें सौंपा है तो वो जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा और इसके नसीब का भी ध्यान रखेगा। हम इसे क्या कहकर पुकारे? हरिया गहरी सोच में डूब गया और बोला, मैं हमेशा सोचता था बिंदिया कि अगर मेरा पुत्र होता तो उसका नाम अर्जुन रखता। हाँ, अगर हम इसे अर्जुन कहकर पुकारेंगे तो कैसा रहेगा? क्या कहती हो? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज से इसे अर्जुन कहकर ही बुलाएंगे। हरिया और बिंदिया पूरी रात जागते रहे। सुबह बिंदिया ने हरिया से कहा, पहले हम 2 थे, अब 3 हो गए हैं। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुखिया जी के पास चलते हैं, उनके खेत में उनसे काम मांगते हैं। अरे पिछली बार तो मुखिया ने धक्के देकर निकाल दिया था और हम दोनों को अपने खेत में काम देने से साफ इनकार कर दिया था, याद है कि नहीं? कोशिश कर लेने में क्या जाता है। हरिया अपनी पत्नी और अर्जुन को लेकर घर से बाहर निकल गया। वो कुछ दूर चले ही थे कि अचानक रास्ते में उन्हें साहूकार मिल गया। साहूकार हरिया और बिंदिया के साथ उस बच्चे को देखकर चौंक गया। अरे भैया, ये किसका बच्चा है? हरिया ने सारी घटना साहूकार रतन चौधरी को बताई और बोला, मालिक, ये हमको जंगल में मिला तो हम इसको घर ले आए। अगर हम इसे नहीं लाते तो इसे जंगली जानवर खा जाते। ये सुनकर साहूकार फिर से हरिया का मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो ये बात है। मुझे तो लगा कि तुम दोनों ने बच्चा चुराने का कोई नया धंधा शुरू कर दिया है। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों को इसे जंगल में ही छोड़ देना चाहिए था। घर काहे ले आए भैया? ये सुनकर बिंदिया चौंक गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? वो इसलिए कि तुम दोनों के खुद के खाने के तो लाले पड़े हैं। इस बच्चे को क्या खिलाओगे? तुम दोनों बड़े होकर इसे भिखारी बनाओगे और जब इसे इसके अतीत के बारे में पता चलेगा तब ये तुमसे यही कहेगा। इससे अच्छा होता कि मैं जंगली जानवर का शिकार बन जाता, क्योंकि तुम दोनों के होते हुए ये हमेशा अनाथ ही कहलाएगा, समझे? तभी वहाँ गांव का मुखिया भी आ गया। साहूकार ने मुखिया को हंसते हुए सारी घटना बताई। मुखिया भी उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, साहूकार बिल्कुल सही कह रहा है हरिया, इसे जंगल में ही छोड़ दो। क्यों इसके जीवन को तबाह कर रहे हो भाई? इतना कहकर मुखिया और साहूकार वहाँ से चले गए। बिंदिया क्रोधित होकर बोली, घर चलो। कुछ देर बाद हरिया बिंदिया और अर्जुन को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गए। बिंदिया गुस्से से बोली, सोचा था कि मुखिया से काम मांगूंगी, लेकिन मैंने देख लिया कि इस गांव में किसी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें बिंदिया? करना क्या है, वो सामने कुल्हाड़ी टंगी हुई है, उसे उठाओ और जंगल जाओ। जंगल में लकड़ियाँ काटो और दूसरे गांव में बेच कर आओ। हरिया ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने लकड़ियाँ काटी और दूसरे गांव चला गया। शाम तक उसकी लकड़ियाँ इतने दाम में बिक गईं कि वो चावल, आटा और सब्जी खरीद सका। हाँ, चलो कम से कम इतनी आमदनी हुई कि हम तीनों का पेट भर सके।
हरिया ने तुरंत उन पैसों से आटा, चावल और सब्जी खरीदी और अपने गांव लौट आया। घर पर हरिया के हाथ में आटा, दाल और सब्जी देखकर बिंदिया खुश हो गई। लगता है तुम्हारी लकड़ियां दूसरे गांव में सही दामों पर बिक गई। हाँ, सब कुछ अर्जुन की किस्मत से हुआ है। सोचो बिंदिया, अगर अर्जुन हमें नहीं मिलता तो तुम मुझे कभी भी कुल्हाड़ी नहीं थमाती और मैं कभी भी जंगल में लकड़ियां काटने की सोच भी नहीं पाता है। चलो अच्छा है, इस बच्चे के नसीब से हम दोनों को भोजन तो मिल रहा है। समय इसी तरह बीतने लगा और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हरिया और बिंदिया दोनों बुरी तरह बीमार पड़ गए। अर्जुन, जो अब 15 वर्ष का हो चुका था, उनकी ओर देखकर बोला, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वैद्य जी को बुलाने गया था, कुछ ही देर में आते होंगे। आप दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ। कुछ देर में गांव का वैद्य आया और हरिया और बिंदिया की जांच पड़ताल कर अर्जुन से बोला, हाँ, क्षमा करना अर्जुन, तुम्हारे माता और पिता को जो गंभीर बीमारी है वो शरीर में घर कर चुकी है। अब इनका कोई इलाज नहीं है। अब ये नहीं बच पाएंगे, क्षमा करना। इतना कहकर वैद्य वहाँ से चला गया। कुछ ही दिन बाद हरिया और बिंदिया इस संसार को छोड़कर चले गए। अर्जुन अकेला रह गया और अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर अपने माता पिता की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी वक्त साहूकार रतन सिंह अपनी पुत्री चंद्रलेखा को लेकर वहाँ से गुजर रहा था। अर्जुन को रोते देखकर वो उसके पास आ गया। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहा है? अरे क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे माता और पिता की अचानक से बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। मैं अनाथ हो गया, अनाथ। ये सुनकर साहूकार हंस पड़ा। अरे क्या रे मूर्ख, तू तो पहले से ही अनाथ था। क्या तुझे तेरे माता पिता ने नहीं बताया कि तू उनकी संतान नहीं था, बल्कि वो तो तुझे जंगल से उठा कर लाए थे जब तू 5 बरस का था। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ये क्या बोल रहे हो? ये झूठ है। तभी वहाँ मुखिया आ गया। साहूकार ने मुखिया की ओर देखकर कहा, आओ मुखिया, आओ आओ आओ। ये बताओ, क्या ये पहले से अनाथ नहीं था? देखो अर्जुन, साहूकार बिल्कुल सही कह रहा है। इसीलिए उन लोगों के लिए आंसू क्यों बहा रहा है जो तेरे कभी थे ही नहीं। तू कल भी अनाथ था, तू आज भी अनाथ है। हाँ। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में उदासी आ गई। लेकिन तभी चंद्रलेखा, जो अर्जुन की ही उम्र की थी, गुस्से से अपने पिता से बोली, पिताजी बस कीजिए, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? साहूकार गुस्से से बोला, अरे बकवास बंद कर अपनी। मुखिया ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, न जाने तू किसकी संतान है अर्जुन। शायद जब तू पैदा हुआ होगा तो तेरे सगे माँ बाप को भी तू ही खा गया होगा। अरे हरिया और बिंदिया ने सोचा होगा कि तू जवान होकर उनका सहारा बनेगा, लेकिन तेरी मनहूसियत ने उनको भी खा लिया। तू एक मनहूस अनाथ है, मनहूस है, मनहूस। और तेरा इस गांव में कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा। और अगर किसी से तूने दोस्ती करने की कोशिश भी की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। 100% की सही बात। इस गांव में नहीं रहना चाहिए अर्जुन जैसा अनाथ। सही कहे मुखिया जी। चलो 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 अब। कुछ देर बाद वो सब वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद अर्जुन बिल्कुल अकेला रह गया। गांव में कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता। हर कोई उसे अनाथ और मनहूस अनाथ कहकर बुलाने लगा। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 5 वर्ष और गुजर गए। अर्जुन अब 20 वर्ष का एक युवा बन चुका था। गांव में अगर कोई उससे बात करने की हिम्मत करता तो वो केवल
ठाकुर रतन सिंह की पुत्री चंद्रलेखा थी, जो मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी। एक दिन अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे चंद्रलेखा मिल गई। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं आता जब मेरे पिता तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका छोड़ते हो। अर्जुन गंभीरता से बोला। सुनो चंद्रलेखा, तुम मुझसे बात मत किया करो। तुम्हारे पिता और मुखिया की वजह से गांव में किसी ने भी बचपन से लेकर आज तक मुझसे दोस्ती नहीं की। सब मुझसे दूर रहते हैं, तो फिर तुम मुझसे क्यों बात करती हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मनहूस हूं मैं, मनहूस, तुम्हें नहीं पता? चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे क्यों बात करती हूँ? मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि तुम्हारा पिता कभी भी तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने की सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें घर पर डांट पड़े। इतना कहकर अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर रवाना हो गया। अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी का दर्द भरा स्वर टकराया। अर्जुन चौंक गया। अरे, यहाँ तो आसपास हमारे अलावा और कोई मौजूद ही नहीं है, तो ये कराह कौन रहा है? तभी अर्जुन की नजर तालाब के किनारे पड़े एक घायल बंदर पर पड़ी, जो दर्द से करहा रहा था। अर्जुन दौड़ता हुआ बंदर के पास चला आया। अरे रे 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 रे, इसकी टांग से तो खून बह रहा है। ओहो हो, ऐसा लगता है जैसे इसकी टांग किसी नुकीली शाखा से टकरा गई है। बाप रे बाप, इसका बहता खून किसी भी कीमत पर रोकना होगा। ओहो, क्या करूं क्या करूं? अर्जुन इधर उधर देखने लगा। फिर झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर पीसी और उसके जख्म पर लगा दी। खून बहना बंद हो गया। तभी घायल बंदर इंसानी आवाज में बोला। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अगर तुम नहीं आते तो मेरा आज काम ही तमाम हो गया था। हाँ। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया और डरते हुए बोला। अरे, तुम तो एक बंदर हो भाई, तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? बंदर उठकर बैठ गया। ये एक रहस्य है। कौन हो तुम? कौन हो? फिलहाल तो मैं एक बंदर हूँ, लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये रहस्य मैं चाहकर भी नहीं बता सकता। अगर बता दूं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। बरसों बाद कोई इंसान मिला है जिसे देखकर मुझे अपना सा एहसास हुआ है, वरना मैं हर इंसान से बात नहीं करता। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। हाँ, डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा। मैं जंगल में अकेला रहता हूँ, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ, अरे मेरे भाई, दोस्त तो मेरा भी कोई नहीं है, क्या कहूँ? बंदर ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे दोस्ती कर लो ना। बताओ, करोगे? अर्जुन के दिल से डर कम हो गया और वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अर्जुन और बंदर घंटों बातें करते रहे। जब अर्जुन घर जाने लगा तो बंदर बोला। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ? अर्जुन सोचने लगा तो बंदर बोला। ओहो, सोच क्या रहे हो? तुम्हारे घर का काम कर दिया करूँगा ना। तुम कहो तो बर्तन मांज दूंगा। और फिर तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तो मुझे अपना दोस्त समझकर अपने घर ले चलो ना। ले भी चलो अब। ओफो, चलो ठीक है, चलो मेरे साथ। अर्जुन बंदर को अपने घर ले आया